नमस्कार, मैं आलोक द्विवेदी, राजनीति रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात चुनाव पर। गुजरात चुनाव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से गुजरात जो है उनका गृह राज्य भी है और गृह मंत्री अमित शाह का भी गृह राज्य है। कल जो चुनाव आया है उसने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है, साथ ही साथ जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनको भी चौंका दिया है। नरेंद्र मोदी और गुजरात ने कल एक तरह से देखा जाए तो अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाजपा को इस चुनाव में 156 सीटें मिली, 17 सीटें कांग्रेस को मिली हुई हैं और आम आदमी पार्टी ने भी एक तरह से मैं मानूंगा बेहतर प्रदर्शन किया है। 5 सीटें उनको भी जीतने में सफलता मिली है। दोस्तों, इससे पहले जो 6 चुनाव हुए थे गुजरात में, जिसमें भाजपा की लगातार 7 सरकार बनी है, कल का जो चुनाव आया उससे भाजपा की लगातार 7 जीत हो गई है। पिछले 6 चुनाव में भाजपा को जो अधिकतम सीटें मिली थी ना, वो 127 सीटें मिली हुई थी। पिछला जो विधानसभा चुनाव था 2017 का, उसमें भाजपा जो है वो 3 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाई। भाजपा जो है 99 सीटों पर सिमट गई थी। यह माना गया था कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था वो भाजपा जो है वो हारते हारते जीत गई और कांग्रेस जो है वो जीतते जीतते हार गई थी। उस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो पाटीदार आंदोलन की वजह से हुआ था। हार्दिक पटेल जो पाटीदार आंदोलन के मुखिया थे, इसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इसने भाजपा में बहुत ज़्यादा डंड लगाया। इसके साथ साथ ही जिग्नेश मेवाड़ी और अल्पेश ठाकुर ने भी भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। आज हार्दिक पटेल भाजपा के साथ आ गए हैं, दूसरे लोग भी भाजपा साथ में आ गए हैं, जिसका भाजपा ने पूरा लाभ लिया है इस चुनाव में। 17 में जो भाजपा की एक तरह से जो विश्व जीत तो गए थे, लेकिन एक तरह से उनकी हार भी मानी गई थी। उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव की कमान अपने पास संभाल ली थी। मोदी ने 2017 के बाद से लगातार गुजरात दौरा किया, वहाँ पे लोगों से कनेक्ट हुए। जो दूसरे दल के नेता जो प्रभावशाली थे उनको टास्क दिया था भाजपा नेताओं को कि उनको अपने साथ जोड़ा जाए। इसके कारण कई कांग्रेस नेता आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिसका असर इसमें दिखा है। मोदी जी ने कल भाजपा पार्टी कार्यालय पर भाषण दौरान एक बात कही थी कि भूपेंद्र नरेंद्र से अधिक सीटें जीते, इसके नरेंद्र को भूपेंद्र से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और नरेंद्र मोदी ने किया भी। 156 सीटें आने में भूपेंद्र पटेल से ज़्यादा इसमें सबसे योगदान रहा है नरेंद्र मोदी का, और इसके साथ साथ ही अमित शाह का भी। नरेंद्र मोदी की एक महारत हासिल है कि वो विपक्ष के जो उनके ऊपर जो गालियाँ आरोप लगाए जाते हैं या गालियाँ दी जाती हैं, मोदी उनको जो है अगर उसको हम पत्थर बोले तो उन पत्थरों से मोदी जो है महल बनाने में महारत हासिल कर चुके हैं। जो जहर की खेती करते हैं, जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, जो सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं और जो हिंसा भड़काने की राजनीति करते हैं। कुछ दिन पहले जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था और वहां श्रीमान राहुल गांधी ने कहा था कि वो सुबह जल्दी जल्दी उठ करके अपनी मम्मी के कमरे में गए थे, मम्मी से मिले थे, तो मम्मी ने कहा था कि बेटा सत्ता जहर होती है। कहा था ना, मैडम सोनिया जी ने राहुल जी को कहा था ना कि सत्ता जहर होती है। कहा था। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा सत्ता पर कौन रहा? देश में पिछले 60 साल में सबसे ज्यादा सत्ता पर कौन रहा? अगर सत्ता जहर है तो सबसे ज्यादा ये जहर चखने का काम किसने किया? ये किसके पेट में जहर गया? 2012 का जब विधानसभा चुनाव था, उसमें जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उन्होंने मोदी को बोला था मौत का सौदागर। पिछला चुनाव 2017 का, उसमें कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया था। इस चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में
जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने मोदी को रावण बोला, और मधुसूदन मिस्त्री ने तो मोदी को औकात के पता लगाने की बात भी बोल दी थी। मोदी इन सब का अपनी रैलियों में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इसका प्रयोग वो अपने समर्थकों की संवेदनाओं को कुरेदने में इस्तेमाल करते हैं। मोदी के बारे में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मोदी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। इससे जब मोदी के ऊपर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो उनके समर्थकों को, प्रशंसकों को पसंद नहीं आता है। कांग्रेस को ऐसे आरोप से बचना चाहिए, नहीं बचेंगे तो लगातार चुनाव में हारते रहेंगे। मोदी के जो मुख्यमंत्रित्व काल रहा है उसे मोदी ने गुजरात को दुनिया के नक्शे में उभार दिया है। मोदी ने जो गुजरात के जो बड़े शहर हैं, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, यहाँ पर तो उन्होंने डेवलपमेंट किया ही है। इसके अलावा गुजरात के छोटे राज्य हैं जैसे मेहसाणा हुआ, भरूच हुआ, नर्मदा हुआ, मोदी ने यहाँ भी विकास के नए अवसर तलाशे और वहाँ पर भी उद्योगों को स्थापित किया। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में मोदी ने गुजरात की महिलाओं को कुटीर उद्योगों से जोड़ करके रोजगार दिलाने में सहायता की। इसलिए गुजरात में कभी भी बेरोजगारी चुनावी मुद्दा नहीं बन सका है। अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव में पूरा प्रयास किया कि गुजरात में बेरोजगारी का मुद्दा बने, बट कितनी सफलता मिली ये हम सब देख रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्कूल्स बनवाए, हॉस्टल बनवाए, कॉलेज बनवाए और एक ऐसा माहौल गुजरात में बनाया जिससे विदेशी निवेश आकर्षित हो। गुजरात समिट जो होता है उसके माध्यम से मोदी ने विदेशों से लाखों करोड़ डॉलर के इन्वेस्टमेंट गुजरात में कराया। वहाँ पर रोजगार लोगों को आज मिल रहा है। यूपी, बिहार से बड़ी संख्या में लोग आज गुजरात में रोजगार के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो लोग रोजगार कर रहे हैं। मोदी की दूसरी खासियत क्या है ना कि वो आपदा में अवसर तलाशते हैं। जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे उनके सामने 2 बड़ी आपदाएं आई। एक था 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भयंकर भूकंप आया था जिसने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया। इसका जो केंद्र बिंदु था वो था गुजरात का भुज और भरूच जिला। वहाँ की स्थिति देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अगले कई वर्षों तक जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहने वाला है। मोदी ने इसे चैलेंज के रूप में लिया। उन्होंने अपना जो सरकारी तंत्र था उसको वहाँ पर पूरी तरह से झोंक दिया। वहाँ पर लोगों के मकान जहाँ गिरे तो वहाँ फिर से मकान बनाए गए, उनको सभी बुनियादी सुविधाएं दी गई और लगभग 1 से 1.5 साल के भीतर ही वहाँ पर जनजीवन पूरी तरह से सामान्य हो गया। दूसरा जो मोदी के ऊपर बड़ी आपदा आई थी गुजरात के ऊपर, वो था 27 फरवरी 2002 को गोधा रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन में कार चालकों को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद जब भड़की इस आपदा में इस बात जब भड़के लोग, जो गुस्सा, जो हुजूम, जो भड़का, दंगे शुरू हुए गुजरात में, मोदी ने तुरंत सेना बुलाई और जल्द ही दंगों पर काबू पाया। हालांकि मोदी के ऊपर आरोप लगा कि इन दंगों को भड़काने में भी मोदी जी का योगदान रहा है। इसका परिणाम और इसकी वजह से 3 अधिकारी भी गुजरात दंगे में आज जेल के सलाखों के पीछे भी हैं। विपक्ष मोदी के ऊपर दूसरा आरोप लगाता रहा है कि मोदी सवालों से बचते रहे हैं। इसका जवाब मोदी ने दिया है। वो लगा हर महीने के आखिर जो रविवार पड़ता है उस दिन वो रेडियो पर मन की बात करते हैं, विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। वो इसकी वजह से आज मोदी जो है अपनी बात को पहुंचाने के लिए वो मीडिया के ऊपर बहुत हद तक निर्भर नहीं रह गए हैं। उनके पास अपने प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं। इसके साथ साथ ही आपने देखा था जब 2014 में जब मोदी जी की सरकार केंद्र बनी थी तब राहुल गांधी ने इनको आरोप लगाया था सूट-बूट की सरकार। इसके पीछे राहुल गांधी की मंशा थी कि मोदी को साबित करना चाहते थे कि मोदी गरीबों का ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ अमीरों का ध्यान रखते हैं। मोदी ने जो इसका जवाब दिया वो कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की जिससे जमीनी स्तर पर काम किया। जैसे कोरोना काल में मोदी जी ने लगभग सभी घरों में फ्री का राशन पहुंचाए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीबों का उन्होंने 5 लाख तक का इंश्योरेंस करवाया। ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे। हर घर जल योजना के माध्यम से हर घर तक जल पहुंचाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। उम्मीद है अगले 2 वर्षों के अंदर हर घर तक जल भी पहुंच जाएगा। ये कुछ ऐसे काम थे जिससे मोदी ने अपने आप को गरीबों से डायरेक्ट जोड़ा।
मोदी जब बात करते हैं तो मोदी को बात करने भी महारत हासिल है। मोदी को पता है कि कब कहाँ किस बोलचाल का भाषा प्रयोग करना है, कैसी वेशभूषा रखनी है। मोदी इसे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जब वो योजनाओं के लाभार्थियों से बात करते हैं तो उनके बातचीत करने का लहजा अलग होता है। जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पर उनकी बोलचाल की भाषा और लहजा अलग हो जाता है। जब मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करते हैं और बच्चों से संवाद करते हैं तब मोदी अलग तरीके से वहाँ पर बात करते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो मोदी को दूसरों से अलग करती हैं। यही कारण है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक स्लोगन खूब उछला, मोदी है तो मुमकिन है। यही मोदी है तो मुमकिन है आज गुजरात में भाजपा को 156 सीटें दिलाई हैं। अगर मोदी ना होते तो गुजरात में आज भाजपा भी ना होती। मोदी एक तरह से गुजरात में भाजपा को अजेय रखना चाहते हैं। 2013 में मोदी ने देश में एक बहस छोड़ी, वो था गुजरात मॉडल। वो जहाँ भी जाते थे देश के दूसरे हिस्सों में वो गुजरात मॉडल की बात करते थे। इससे देश में एक चर्चा छिड़ गई। अगर नेगेटिव बात भी करेंगे तब भी आपको मोदी की चर्चा करनी पड़ेगी। विपक्ष चूंकि नेगेटिव करता था लेकिन तब भी उसको मोदी का नाम देना पड़ता था। इसका मोदी को व्यापक स्तर पर लाभ मिला और वही कारण था कि मोदी को भाजपा ने अपना पीएम मटेरियल बताया, उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और 2014 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में फिर से भाजपा की सरकार बनी, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों एक बात सच्चाई है कि मोदी जी ने एक सीएम और पीएम रहते जितना कार्यकाल व्यतीत किया है उतने ही वर्ष तक एक अधिकारी लगभग सरकारी नौकरी कर पाता है। ये मोदी जी को दूसरे लोग से अलग करता है। 3 बार वो सीएम रहे, 2 बार लगातार पीएम है और ये भी तय है कि जो 2024 का चुनाव होगा वो मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। मोदी ने क्राइटेरिया बनाया कि 75 वर्ष से जो ऊपर के व्यक्ति हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 2024 में मोदी जी की उम्र लगेगी 73 साल हो जाएगी, तब मोदी चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि चुनाव के बाद मोदी 1-2 साल तक पीएम रहें, उसके बाद हो सकता है कुछ और जिम्मेदारी वो अपना राष्ट्रपति बन जाएं या कुछ बन जाएं। पर मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के बाद चुनाव तो मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, बट बीच में भारत को एक नया प्रधानमंत्री जरूर मिलेगा। हो सकता है अमित शाह हो जाए या कोई भी हो सकता है। फिलहाल भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जो चेहरा है वो दूसरे दलों से मोदी को अलग करता है। मोदी है तो मुमकिन है, ये जो मंत्र है वो कारगर है और भाजपा इसको सिर्फ भुनाने में पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है और आगे भी करती रही है। भाजपा को जो एक पूर्ण सरकार गुजरात में वापस बनी है, 7वीं बार भाजपा सरकार बना रही है, रिकॉर्ड भी कायम किया है, उसके लिए मैं भाजपा को बधाई देता हूँ। लास्ट में मैं यही कहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों एक बात मैं जाते जाते और कहना चाहूँगा, कृपया मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने चैनल में मैं लगातार राजनीतिक जो बिंदु रहेंगे उसमें बातचीत करता रहता हूँ मैं। तो एक बार फिर से कहूँगा, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।